हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी क्लास 10th का कंप्लीट कर ली है पूरी थ्योरी। अब हम इस वीडियो में जो चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दी जाती है हमारी एनसीईआरटी बुक्स में, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पहले वाला वीडियो देखना है ना, इस चैप्टर का। उसके बाद हमें इस वीडियो के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। देखो, सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं, आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब आप उसके बाद जब थ्योरी आप कंप्लीट कर चुके हो, तो उसके पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है बुक में, उसको कंप्लीट करें। उसके बाद अब आप पीवाईक्यू या बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व करें। क्योंकि जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो और पीछे जो एक्सरसाइज दी गई बुक में वो कंप्लीट कर लेते हो, तो इसके बाद फिर आपके पीवाईक्यू बचते हैं, जिसके बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो हमें एक्सरसाइज भी करनी रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं। बेटा, तो क्या एनसीईआरटी ने उनको अचार रखने के लिए दिया है क्या तुम्हें? बताओ, नहीं ना। तो उनको पढ़ना होता है, तो आप उसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर आप पीवाईक्यू या जो भी कर रहे हो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले थ्योरी पहला वीडियो देख लो आप, और उसके बाद इस वीडियो में आपको एमसीक्यू और उसके जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज में वो कंप्लीट करने हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखो, ये हमारा रहा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चलो, ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा मेन कॉज क्या है? ये सभी कॉज से लैंड डिग्रेडेशन होता है, लेकिन स्पेशली पंजाब में किसके कारण होता है? मेन कॉज क्या है पंजाब में? तो भैया हमें पता होना चाहिए। इंटेंसिव कल्टीवेशन है क्या? डिफॉरेस्टेशन है क्या? ओवर इरिगेशन है क्या? या ओवर ग्रेजिंग? तो आपको पता है, जब हमने वहां पे पॉइंट पढ़े थे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि सर हमने वहां पे क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था पंजाब में ओवर इरिगेशन की बात की जाती है, ना कि ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, इन सब की बात नहीं की जाती है। पंजाब का नाम सुनते ही हमें ओवर इरिगेशन याद आ जाना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। जब हम सॉइल कंजर्वेशन की बात करते हैं अपने चैप्टर में, सबसे लास्ट में सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, जिसमें हम काउंटूर प्लॉगिंग, टेरेस कल्टीवेशन की बात करते हैं, शेल्टर वेल्ड्स की बात करते हैं। तो इन सब की जब बात की जाती है तो वही पूछा जाएगा कि इंडिया के वो कौन से स्टेट्स में टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है। तो आपको जब मैं पढ़ा रहा था उसमें चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया था टेरेस कल्टीवेशन हिली एरियाज वाले रीजन में की जाती है हमारी कंट्री। तो हिली एरिया में कौन सा स्टेट आएगा इनमें? पंजाब वाला आएगा? नहीं। प्लेन्स पहले ही लिख दिया, क्या ये उत्तर होगा? ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। तो अब बचा हरियाणा और उत्तराखंड। हरियाणा की क्या बात करोगे आप? नहीं भैया, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ये नहीं है, ये है ना? क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। ब्लैक सॉइल की बात जैसे ही आती है हमें याद आ जानी चाहिए कॉटन। अच्छा, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, रेंगुर सॉइल भी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, हॉट वेदर में ड्री क्रैक पड़ जाते हैं, ये सारी चीजें याद आ जानी चाहिए। अच्छा, कॉटन की क्रॉप ग्रो की जाती है, ये सारी चीजें हमें ब्लैक सॉइल का नाम सुनते ही याद आ जानी चाहिए। और डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन याद आ जाना चाहिए, बेसाल्ट वाला, जिसमें ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट्स होते हैं, जब आप किसी भी सॉइल को पढ़ रखे हो तो आपको पता होगा उसमें कौन कौन से हमें पॉइंट्स लिखने हैं। अब इसमें बोला गया किस स्टेट में मिलेगी हमें ब्लैक सॉइल भैया? उत्तर प्रदेश हमने नहीं पढ़ा है, नहीं होगा। राजस्थान भी नहीं पढ़ा, झारखंड भी नहीं पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ रखा था? महाराष्ट्र पढ़ रखा था, गुजरात पढ़ रखा था, मध्य प्रदेश पढ़ रखा था। तो ये 3 स्टेट हमें सबसे अच्छे से पता था, लेकिन बोला गया प्रीडोमिनेंटली फाउंड कहां मिलती सबसे ज्यादा? तो भैया महाराष्ट्र हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, 30 वर्ड्स में क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है, नेम 3 स्टेट हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इट। अभी समझा 3 स्टेट कौन कौन से थे, वो हमें याद है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है? कॉटन। देख लो भैया, ये भी क्वेश्चन अभी हो गया हमारा। 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। और कॉटन इज मेनली ग्रोन इन इट ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कौन सी सबसे ज्यादा मेनली ग्रो की जाती? बोले सर केवल कॉटन की जाती? ओनली कॉटन नहीं लिखा, मेनली, यानी सबसे ज्यादा कॉटन की ही प्रोडक्शन किया जाता है इस सॉइल में। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, What type of soil is found in river deltas of eastern coast? Give 3 main features of this type of soil. तो बेटा सबसे पहली बात, जैसे ये मैप में इधर पढ़ते हैं तो हमें पता है ईस्टर्न कोस्ट ये रहा, पढ़ाया था सॉइल में। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट में मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेल्टाज बनते हैं, देखा था डेल्टाज। डेल्टाज पे हमें कौन सी सॉइल मिल रही थी? इधर साइड कौन सी सॉइल मिल रही थी? एलुवियल सॉइल, बताया था कि नहीं? नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडियाज एंड कृष्णा
कावेरी, गोदावरी, इनके जो डेल्टास में भी सॉइल हमें मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है। पहले ही क्लियर हो गया कि कौन सी सॉइल की बात की जा रही है, यहाँ पे किस सॉइल की बात की जा रही है, एलुवियल सॉइल की बात की जा रही है। चलो भैया, तो देख लेते हैं और क्या लिख सकते हो। इसके अलावा इसमें इसके फीचर्स लिख सकते हो, जो जो इसमें एलिमेंट्स हमें मिलते हैं उनकी बात कर सकते हो, नोड्यूल्स की बात कर सकते हो, है ना। तो वही सब हमें बताना था यहाँ पे। अब देखो ये द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन रिवर डेल्टा इज एलुवियल सॉइल। याद रख लेना, अगर एमसीक्यू में आए तो भी बता सकते हैं हम, 2 मार्क्स में आए तो भी बता सकते हैं, 5 मार्क्स में आए तो भी बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बता रखा। बोले सर किस वीडियो में, तो पहले वाला वीडियो जो थ्योरी का है उसमें मैंने आपको बता रखा है बहुत अच्छे से। अब इसके अलावा इसके कुछ फीचर्स देख लो आप सभी लोग। तो सबसे पहला एलुवियल सॉइल होगी, डेल्टास पे जो हमें मिल रही है, वेरी फर्टाइल होती है, देयरफॉर गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए देखो वेरी फर्टाइल है तो क्रॉप भी यहाँ पे बहुत अच्छी होगी। दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले का वेरियस प्रोपोर्शन इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इट कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास। पोटास मिलेगा, कौन सा मिनरल मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड भी मिल जाएगा, लाइम भी मिल जाएगा, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगरकेन, पैडी एंड व्हीट। कौन कौन सी यहाँ पर हमें क्रॉप भी देखने को मिल जाएगी, तो शुगरकेन, पैडी और व्हीट। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन का आंसर लिख लिया। एलुवियल सॉइल थी, ठीक है ना, फाइन पार्टिकल भी हमें मिल रहे थे, सैंड, सिल्ट और क्ले के, गुड फॉर कल्टिवेशन इसलिए थी क्योंकि इट इज वेरी फर्टाइल, ठीक है ना, तो ये भी लिख लिया। इसके अलावा कंटेन्स एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास मिल रहा है यहाँ पे। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में हमें जो मिनरल्स मिल रहे हैं उनकी बात की जा रही है। तो भैया पोटास हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया, लाइम हो गया। पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम क्वेश्चन में आए बता सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में 3 एमसीक्यू हैं, ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए नीचे उसी में। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। अभी इससे पहले एक एमसीक्यू बताया था, हिली एरियाज में भैया हम किस तरीके से करते हैं, कॉन्टूर प्लॉगिंग कर लेंगे, टेरेस कल्टीवेशन कर लेंगे, ये सारी काम कर लिए जाते हैं, जिससे वहाँ पे क्या होता है, सॉइल इरोजन जो होता है उसको कम किया जा सके। समझ गया हो कि नहीं, क्योंकि अगर सॉइल इरोजन होता रहेगा तो सॉइल इरोजन से क्या होता है, ऊपर की जो लेयर है सॉइल की वो क्या होता है, पानी के साथ बह के चली जाती है, तो वहाँ के मिनरल्स बहुत अवे हो जाते हैं, मिनरल्स चले जाते हैं कहीं और, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि फिर वो सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं होती है जितनी वो पहले थी, बिफोर इरोजन के पहले थी, सॉइल इरोजन के, है ना। तो बताओ इसमें क्या लिख सकते हो, तो वही सारी चीजें लिखनी थी। तो देखो जो जो प्रैक्टिसेस की गई थी, सॉइल इरोजन जब मैंने पढ़ाया और उसको कंजर्वेशन करने की जो प्रैक्टिसेस पढ़ाई थी मैंने आपको, उन्हीं की बात की जा रही है यहाँ पे। तो भैया किस किस की बात की जा रही है, तो सबसे पहला कॉन्टूर प्लॉगिंग। कॉन्टूर प्लॉगिंग पता है, कॉन्टूर लाइन्स आपने पढ़ रखी है, ये देखो कॉन्टूर लाइन होती है इस तरीके से, उसी की बात की जा रही है। तो कॉन्टूर प्लॉगिंग कर देते हैं, प्लाउ अलोंग द कॉन्टूर लाइन्स के अलोंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो डाउन द स्लोप, दिस इज कॉल्ड द कॉन्टूर प्लॉगिंग। इससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, जैसे वाटर बहुत स्पीड में जा रहा होता है, जो कॉन्टूर कर देते हैं हम, कॉन्टूर लाइन्स के कॉन्टूर जैसे होता है ना, वैसे ही कॉन्टूर प्लॉगिंग कर देते हैं अलोंग में, तो वाटर का फ्लो कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, जब वाटर यहाँ पर स्टोर होता रहेगा, बहुत स्लो स्पीड से जाएगा, तो वहां पर एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सकता है, हो क्या सकता है, हो ही रहा है ना, इसलिए। इसके अलावा टेरेस कल्टीवेशन, तो आपने देखा होगा टेरेस कल्टीवेशन, कभी आप उत्तराखंड साइड जाइए तो देखो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है ना, टेरेस कल्टीवेशन देखो ऐसे छोटे 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 यहाँ पे इस तरीके से इसमें टेरेसेस बनी हुई होती हैं, तो वहाँ पर क्या है, क्रॉप ग्रो की जा रही होती है। तो टेरेस कल्टीवेशन, स्टेप्स कैन बी कट डाउन ऑफ द स्लोप मेकिंग टेरेसेस। टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन, तो ये इरोजन को रोकता है, तभी तो किस में आ रहा है, सॉइल कंजर्वेशन की बात की जा रही है। इसके अलावा स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग मैंने आपको बताया था, क्या होता है कि हम एक मान लो कोई एक घास लगा दी और उसके पास में एक छोटी सी कोई क्रॉप लगा दी, छोटी सी क्या मतलब, जब हम किसी भी अदर क्रॉप के साथ कोई अदर क्रॉप ग्रो करते हैं और एक क्रॉप बड़ी हो और एक क्रॉप छोटी, तो उससे क्या होता है, कभी धूल या आंधी बहुत तेज जब चलती है ना, डस्ट, तो इसके कारण क्या होता है, जो बड़ी क्रॉप है वो तो खराब हो जाएगी, लेकिन जो हमारी मेन क्रॉप है वो खराब नहीं होगी। स्पेशली तभी किया जाता है, यहाँ पे एक ग्रास लगा दी जाएगी, है ना, और इसके बगल में यहाँ पर कोई एक दूसरी क्रॉप ग्रो की जाएगी, जिससे जब मान लो कोई आंधी या तूफान आता तो ये तो खराब हो जाएगी, लेकिन ये वाली हमारी क्रॉप बच जाएगी, क्योंकि ये तो ग्रास है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हमारी बच गई, तो उसी की बात की जा रही है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइड इनटू स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स ग्रास कैन लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, विंड के फोर्स को वो कम कर देते हैं, जिससे जो हमारी मेन क्रॉप है वो बच जाती है, क्योंकि ग्रास क्या है वो खराब हो जाएगी, लेकिन हमारी क्रॉप बच जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन रहा हमारा ये,
अब देखो बोला गया है एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में जो लैंड यूज पैटर्न है वो कैसा है, एंड वाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960-61। इंडिया में लैंड यूज पैटर्न कैसा है और 1960 और 61 से क्यों फॉरेस्ट एरिया जो इंडिया का है जो लैंड के अंडर में था वो बढ़ा नहीं है। तो उसके बहुत सारे आपको पता है मल्टीपल फैक्टर्स हैं, अर्बनाइजेशन हो गया जिसके कारण लोगों ने डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज सेटअप की जिसके कारण फॉरेस्ट खत्म कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा जब पॉपुलेशन बढ़ी हमारी कंट्री की तो उन्होंने क्या किया, अच्छे अच्छे फॉरेस्ट को खत्म कर डाला जिससे क्या हुआ, फॉरेस्ट एरिया कम हुआ। और भी डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज रन होती रहती हैं जिसके कारण जो फॉरेस्ट एरिया उसको निपटा देते हैं भाई बहुत सारे लोग और खुश हो जाते हैं, अरे हमने तो फैक्ट्री लगा दी, लेकिन जो फॉरेस्ट एरिया है हमारी कंट्री का वो कम होता जाता है। तो उसी की बात की गई थी। तो और पॉइंट्स लिख लो आप यहाँ पे। तो सबसे पहला, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया आर primarily divided into agriculture land, forest land and land meant for pasture and grazing and wasteland। इस तरीके की जब हमने लैंड यूटिलाइजेशन की बात की थी, याद करो पहले वाले वीडियो में, तब मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स वहां पे बताए थे कि नहीं, बताए थे कि नहीं सारे के सारे। इसके अलावा वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरिया एंड लैंड यूज्ड फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चर पर्पजेस सच एज हाउसिंग, रोड्स एंड इंडस्ट्री। तो ये सारी चीजें वहां पर कंटिन्यू हो रही हैं, रोड बन गए, इंडस्ट्री बन गई, हाउसेस बन गए, है ना, वहां पे यूज किया जा रहा है। इसके अलावा द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज नॉट इंक्रीज सिंस 1960 और 61 से इसलिए इंक्रीज नहीं हुई बिकॉज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा डिमांड फॉर मोर लैंड, ज्यादा से ज्यादा लैंड की डिमांड की गई, एक्सपेंड एग्रीकल्चर किए गए मेनली आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन डेवलपमेंट वर्क्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लीड टू क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट एरिया। जैसे हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन लेट 1960s में आता है तो आप सभी लोगों को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ने लगता है जिसके कारण अच्छे अच्छे फॉरेस्ट के जो एरिया थे उनको कट कर देते हैं बहुत सारे लोग और वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोसेस कंटिन्यू करने लगते हैं, जिससे आप देखते हो 1960-61 से, तभी तो बोला गया है 1960-61 से, क्योंकि आपको पता है लेट 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आता है इंडिया, जो हमने चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th में पढ़ रखा है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में, है ना। तो वहां से क्या होता है, फिर वहां पे जब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बढ़ेंगी, ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत तेज आपको पता है ना, पैडी और वीट के बारे में जिसकी क्रॉप मेनली ग्रो की जाती है सबसे ज्यादा एरिया में इसमें। तो इससे क्या होता है, जब एग्रीकल्चर की प्रोसेस बढ़ती है तो फॉरेस्ट एरिया को कट करना चालू कर दिया जाता है। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इतनी बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दीजिए कीजिए कि सर ये दिक्कत थी, ये प्रॉब्लम थी। तो और अगर आपको कोई और डाउट लगता है या कुछ और प्रॉब्लम है तो आप जरूर बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इस वीडियो के कमेंट में, है ना। अगला क्वेश्चन, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। किस तरीके से टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड करता है, यानी लीड कर रहा है मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, किस तरीके से। तो आप एक बात बताइए, ज्यादा से ज्यादा जब डेवलपमेंट किया जाएगा, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड भी प्रोवाइड कर रहा होगा दूसरी साइड। तो ये क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं किसको, रिसोर्सेज के कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं ज्यादा से। देखो एक बात बताओ, किसी चीज का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है भैया, रिसोर्सेज का कंजम्पशन एक दूसरी साइड से बढ़ रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन ही तो, आप कंजर्वेशन नहीं, रिसोर्सेज का कंजम्पशन, सॉरी है ना, वो थोड़ा जल्दबाजी में हो गया तो तुम लोगों ने सोचा वैसे ही। कंजम्पशन की बात की जाए, कंजर्वेशन अलग चीज होती है। कंजर्वेशन मतलब उनको स्टोर करके रखना, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ यूज करना, लेकिन कंजम्पशन का मतलब होता है उनको इस तरीके से यूज किया जा रहा है, बहुत ही अनडिस्क्रिमिनेट यूज तरीके से। आपको पता है इनडिस्क्रिमिनेट यूज से क्या प्रॉब्लम्स होती है, हमने पढ़ रखा है इसको भी, तो भाई उसी के बारे में लिखना था। तो देख लो, देयर आर वेरियस रीजन फॉर दिस। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन लीड करता है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को। भैया जब आप बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करोगे तो उससे क्या होगा, ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा होगा रिसोर्सेज का, तभी आप लार्ज प्रोडक्शन कर पा रहे हो। मान लो आप मोबाइल फोन चला रहे हो तो कहीं ना कहीं तरीके से उसके रॉ मटेरियल को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन ही तो किया जा रहा होगा रिसोर्सेज का, तभी तो वो बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं बेटा बताओ। दूसरा है टेक्निकल एडवांसमेंट लीड टू ग्रेटर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई तो टेक्नोलॉजी जब ज़्यादा आ जाएंगी तो आप रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगोगे, क्योंकि आदमी अपने हाथ से तो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर नहीं सकता, तो इसीलिए तो मशीन बन गई। तो मशीन ने क्या किया भैया, जब टेक्नोलॉजी आई तो ग्रेटर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज चालू कर दिया। Technological development has converted subsistence agriculture into commercial agriculture and this has lead to overutilization of resources। देखो सबसे पहले आप ऐसे समझ लो, जैसे गांव में एक पिंडू का परिवार रहता था, उनके पास कोई ज़्यादा वो नहीं था, आप समझ लो एक तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो जितना प्रोडक्शन करते थे अपने खेत में अपने खाने के लिए रख लेते थे। लेकिन जब उनके पास ट्रैक्टर आया और भी डिफरेंट टाइप्स की एग्रीकल्चर की मशीनरीज जब उनके पास आई तो उनने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया। अब इस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन से हुआ क्या है कि पहले क्या होता था, ओनली
क्या होता था, कन्वर्ट सब्सटेंस एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर का सब्सटेंस उनका था पहले खाने पीने का, जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया उतना अपने पास रख लिया, लेकिन जब भैया उनके पास एडवांस इक्विपमेंट आए तो उन्होंने क्या कर दिया, अब वो कमर्शियल में कन्वर्ट हो गया। कमर्शियल का मतलब वो उससे पैसा कमाने के लिए मूड में घूमते रहे कि भैया किस तरीके से और पैसा कमाए जाने लगे, तो इसलिए भैया क्या हो गया, कन्वर्ट सब्सटेंस एग्रीकल्चर इनटू कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड दिस हैज लीड टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन विच डिमांड मोर रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लीड क्या किया, इंक्रीज किया है अर्बनाइजेशन, अच्छे अच्छे शहर बन जाए, बिल्डिंग्स बन जाए, रोड बन जाए, इंफ्रा बहुत अच्छा हो जाए, अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया इकोनॉमिक में, एंड मॉडर्नाइजेशन पे काम किया, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी। इन सब के बाद मैं अब एक ही चीज आपसे बोलता हूं, मान लीजिए आप जहां भी रहते हो, आप किसी गांव में रहते हो, आप किसी शहर में रहते हो, है ना, जहां भी रहते हो आप कंट्री में, एक बात बताइए, आपके आसपास रोड बने होंगे बहुत अच्छे, ब्रिजेस बने रहे होंगे, भैया कहां से बने हैं वो सब, कहां से बने हैं, किसी ना किसी बड़े रिसोर्सेज को यूज किया गया है तभी तो वो बना है ना। तो वही की तो बात की जा रही है कि आप बहुत अच्छे मॉल में बैठे हो, आप मतलब बढ़िया कॉफी पी रहे हो, तो मॉल के अंदर की जो पूरी बिल्डिंग बनी है वो किसी बहुत बड़े रिसोर्सेज को यूज करके बनाई गई है ना। इसीलिए तो वही तो बोला जा रहा है कि अर्बनाइजेशन की तरफ हम जब भागे, मॉडर्नाइजेशन की तरफ भागे, तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी। तो ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। समझ गए हो कि नहीं? सबसे पहले खुद से लिखो, जब नहीं आए तो आप वीडियो देख लो, फिर खुद से लिखो, तो शायद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर होगी आप सभी लोगों के लिए। तो भैया यही सारे हमारे क्वेश्चन थे, है ना, एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 1 की। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।